हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके पहले हमने क्लास में पढ़ा था मेंडलीव का आवर्त सारणी अर्थात मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में क्या नया चीज़ मिलता है हमको। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको दिया था हेनरी मोसले ने। मोसले ने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था, सबसे ज़्यादा काम किया था मेंडलीव ने, और उसी को थोड़ा संशोधन करके मोसले ने प्रस्तुत किया था। मोसले ने 1913 में दिया था। अब सोचिए, हमने इसके पहले क्या पढ़ा कि 1869 के आसपास दिया था मेंडलीव ने, और उसके बाद आवर्त सारणी आया 1913। मतलब 44 से 45 साल तक कोई आवर्त सारणी नहीं आया था, सब एटॉमिक मास पे बेस्ड थे। मतलब इतना लंबा समय तक चला, मतलब वो बहुत ज़्यादा लंबा गैप था। तो मोसले ने उसके बाद दिया 1913 में। उसने खोज किया परमाणु क्रमांक का, ठीक है। तो इसके खोजकर्ता भी जाने जाते हैं हेनरी मोसले। इसने क्या किया, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, इसको EMR भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को तत्वों पर डाला। मतलब ये यदि हमारा तत्व है, तो इसके ऊपर इसने क्या किया कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण को डाला, EMR को। विकिरण को जैसे ही इसने डाला तो इससे एक्सरे निकला, एक्सरे। इस एक्सरे का इसने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, और फ्रीक्वेंसी, ये देखिए फ्रीक्वेंसी ज्ञात किया गया। तत्वों के परमाणु क्रमांक और आवृत्ति का ग्राफ बनाकर संबंध देखा गया। मतलब इसने क्या देखा, इसके पहले जो वैज्ञानिकों ने एटॉमिक मास के बेस पे जो बनाया हुआ था, क्या एटॉमिक मास पे जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, तो इसने दो ग्राफ बनाया। पहला ग्राफ इसने बनाया ये जो फ्रीक्वेंसी था इसका और एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास का मतलब परमाणु भार का। तो ये ग्राफ थोड़ा सा इस टाइप का आता था, आड़ा तिरछा। तो इसने ये बता दिया कि जो आवृत्ति, मतलब एक्सरे से इसने आवृत्ति पता कर लिया, और परमाणु भार तो पहले से पता था, जो पहले के वैज्ञानिक लोग निकाल के गए थे, अर्थात मेंडलीव के में थे या फिर दूसरे जो पीरियोडिक टेबल थे उसमें। तो ये स्ट्रेट नहीं आता था। मतलब इसने ये बताया कि जो परमाणु भार अर्थात एटॉमिक मास होता है उसका, और ये जो कोई भी तत्व होते हैं उनके फ्रीक्वेंसी का कोई संबंध नहीं है। मतलब एटॉमिक मास से तत्व का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बोल दिया। अब उसने चूंकि एक नया चीज़ का खोज कर दिया, परमाणु क्रमांक का, अब उसने दूसरा ग्राफ बनाया। मतलब इसको इसने स्वीकार नहीं किया, ये गलत है बोल दिया। अब इसने बोला, अब इसने फ्रीक्वेंसी और परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर के आधार पे ग्राफ बनाया, जेड जिसको बोल रहे हैं। इसके आधार पर इसने ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ स्ट्रेट जाती थी, ठीक है। ये ग्राफ स्ट्रेट जाती थी। तो इसके आधार पर इसने बताया कि जो तत्व होते हैं कोई भी, उनके जो बेसिक अर्थात उनके जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है, बेसिक गुण हैं, वो एटॉमिक मास पे निर्भर नहीं करते, वो अब निर्भर करते हैं परमाणु क्रमांक पे। अब इसी को आधार बनाकर मोसले ने फिर अपना आवर्त नियम अर्थात पीरियोडिक ला दिया था, और जो पुराने थे उसमें संशोधन करके अपना एक आवर्त सारणी दिया था। और इसके लिए इसने एक इक्वेशन भी दिया। उस इक्वेशन के हिसाब से वो जो फ्रीक्वेंसी होता था सबका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप के लिए इसने इक्वेशन दिया। ये आवृत्ति हो गया किसका, तत्व का, और ये आवृत्ति कैसे ज्ञात करते थे, एक्सरे से, इसकी सहायता से, ठीक है। मतलब हर एक तत्व का एक्सरे वो निकालता था, उसकी आवृत्ति पता कर ली। और परमाणु क्रमांक एक तरफ लिया ग्राफ में, एक तरफ इसको, तो ये स्ट्रेट आया। तो इसने इस चीज़ को आधार माना कि जो कोई भी तत्व होते हैं उनकी आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी, जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं बेसिक, वो इसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर होते हैं। उसने इस संबंध के आधार पर ये रिलेशनशिप बना दिया। फ्रीक्वेंसी किसका, एलिमेंट का, इक्वल टू A ब्रैकेट में Z माइनस B। Z यहाँ पे क्या है, परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है हर एक तत्वों का। A और B कांस्टेंट है, तो हमको उतना ज़्यादा डिटेल पर नहीं जाना है। तो इस हिसाब से देखिए, ये V और मैं बाकी को कांस्टेंट मान लूँ तो ये न्यू के अर्थात फ्रीक्वेंसी और Z के बीच में सीधा समानुपाती का संबंध रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। तो इस हिसाब से जो ग्राफ हमारा स्ट्रेट आता था। अब इस देखिए, ये चीज़ें मैं बोल चुका कि उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जो मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी था, वो मोसले ने एक्सरे निकाला कोई भी तत्व का, और उसके फ्रीक्वेंसी लेकर उसके परमाणु क्रमांक का ग्राफ बना के उसके आधार पर इसने परमाणु क्रमांक में बढ़ते क्रम के आधार पर उसको अरेंज कर दिया। लेकिन ये परमाणु क्रमांक का खोज कैसे कर पाइए, परमाणु क्रमांक का खोज इसने जे थॉमसन की वजह से कर लिया, क्योंकि इसके समय में जे थॉमसन आ चुके थे और वो इलेक्ट्रॉन की खोज कर चुके थे। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण ही परमाणु क्रमांक का खोज करना मोसले के लिए संभव हो पाया। और मेंडलीव के समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हो पाई थी,
उस समय सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, इस वजह से वो सिर्फ एटॉमिक मास पे बेस्ड था, और इसका जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, अर्थात परमाणु क्रमांक पे आधारित है। अब देखिए इसने क्या किया मोस्टली ने कि तत्वों को परमाणु क्रमांक पे बढ़ते क्रम में किया। जैसे बाकी जो पीरियोडिक टेबल थे इसके पहले मेंडलीव का, उसने क्या किया था कि परमाणु द्रव्यमान अर्थात एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आर्डर में अर्थात बढ़ते क्रम में रखा था, इसने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग आर्डर में रख दिया। दूसरा, इसने उसी को आधार मान के अपना आधुनिक आवर्त नियम दिया, मॉडर्न पीरियड्स लॉ, और इसने थोड़ा संशोधन कर दिया इस पॉइंट पे कि जो कोई भी जो तत्व रहते हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। मतलब यहाँ पे मेंडलीव ने क्या किया, परमाणु भार बोला था, इसने यहाँ पे बोल दिया परमाणु क्रमांक। मतलब जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं कोई भी एलिमेंट के अर्थात तत्व के, वो एटॉमिक नंबर पर निर्भर करते हैं, और उसको लेके इसने अपना आधुनिक आवर्त नियम दिया, सेम मेंडलीव की तरह, सिर्फ यहाँ पे संशोधन कर दिया। अब इसको हम जब पढ़ेंगे तो एक शब्द आएगा आवर्तिता। तो आवर्तिता किसको कहते हैं कि परमाणु क्रमांक के निश्चित अंतराल के बाद वर्ग में एक समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति। अब इसका अर्थ समझिए ये क्या है। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ लिथियम, इसके नीचे लिखा सोडियम, इसके नीचे लिखा पोटेशियम। अब लिथियम के बाद परमाणु क्रमांक आता है बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान का। सोडियम के बगल में आता है मैग्नीशियम, इसके नीचे आता है एल्युमिनियम, इसके नीचे आता है सिलिकॉन, और इसके नीचे आता है फास्फोरस, सल्फर। अब देखिए ये परमाणु क्रमांक एक बढ़ते क्रम में है ऐसे, अब उसके बाद फिर ऐसे ही बढ़ रहा है। मतलब इसके बाद इस लिथियम के नीचे आ गया सोडियम, फिर ये यहाँ तक आया, फिर इसके नीचे आ गया सोडियम, और हम इसको वर्ग बोलते थे। ये जो खड़ी लाइनें रहती थी इसको वर्ग बोलते थे डिब्बाओं को। तो एक निश्चित समय के बाद ये जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब इसके नीचे एक और तत्व आ गया वर्ग में, इसके नीचे एक और तत्व आ गया। ये तत्व इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इसके गुण ऊपर वाले तत्व से मिलते जुलते हैं। तो इसी रिपीटेशन को अर्थात इसी पुनरावृत्ति को तत्वों के किसमें वर्ग में, और वो भी किसमें पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसको कहा जाता है पीरियोडिसिटी या आवर्तिता। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब देखिए इसका कारण क्या होता है। एक तत्व के वर्ग के सभी तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये कैसे समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे मैं लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका परमाणु क्रमांक 3, इसका 11, इसका 19। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो 1s² 2s1, 1s² 2s², 2p6, 3s1। देखिए इसमें भी एक आया, इसमें भी एक आया, इनको समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला जा रहा है। मतलब इसका भी है, इसका भी है, इसमें भी वही आएगा 1s² 2s², 2p6, 3s², 3p6। कितना हो गया, 6 4 10, 2 12 6 18 और 4s1। तो ये देखिए तो ये अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है उनका ये विन्यास अर्थात इनका कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे, इसमें एस में एक, इसमें भी एस में एक, इसमें भी एस में एक। इस कारण ये जो एलिमेंट्स हैं वो एक के नीचे एक आते हैं और आवर्तिता दर्शाते हैं। तो यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखते हैं कि इनका जो आवर्त सारणी था उसमें कितने पीरियड, कितने ग्रुप थे और उसको कैसे कैसे बांटा गया था। अब आधुनिक आवर्त सारणी में देखते हैं कि वर्ग और आवर्त कितने होते हैं। हमने इसके पहले मेंडलीव का आवर्त सारणी पढ़ा था जिसमें हमने देखा था आवर्त 7 होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में भी आवर्त 7 ही हैं अर्थात पीरियड 7 हैं। और जो वर्ग हैं, वर्ग मतलब जो खड़ी लाइनें हैं, वो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 है। और हमने मेंडलीव के में पढ़ा था कि वो टोटल 8 होते थे, जिसमें से 7 जो शुरू के थे वो AB के उपवर्ग में बटे थे और जो 8वां था 3-3 का सेट था। तो मोस्टली ने उसी में क्या किया, देखिए जो मेंडलीव का AB उपवर्ग था उसको उसने अलग अलग गुण वाले के लिए अलग अलग स्वतंत्र एक एक वर्ग बना दिया। देखिए 1A 2A लिखा हूँ मैं, 3A 4A 5A 6A 7A मतलब 17, और ये हो गया 0 क्योंकि 7 कंटिन्यू थे AB में और एक 8वां था। 8वां मतलब ये जिसमें 3-3 का सेट था। यहाँ VIII मतलब 8 लिखा हूँ ग्रीक भाषा में। 8 के अंतर्गत आता है 8वां वर्ग, 9वां वर्ग और 10वां वर्ग। और जो B वाले थे 1A मतलब 1 से 7 तक B वाले, तो B वाले ये हैं देखिए 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B। कहने का अर्थ है कि जो मेंडलीव ने के बारे में हमने पढ़ा था ना, एक ऐसा लिख रखा था मैं
पहला वर्ग और यहाँ ए और बी, तो इसी को 1A और 1B ऐसा अलग अलग बांट दिया गया है। 7 को 7A और 7B इसमें, तो ये दोनों तरीका मैं लिखा हूँ। नीचे वाला जो नोटेशन है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये मोस्ले का दिया हुआ है। और ऊपर वाला मोस्ले ने कहाँ कहाँ से उठाया है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे, उस चीज़ को लिख रखा हूँ। 1A 2A मतलब जो उसका पहला और दूसरा वर्ग था वहाँ से उसने 1A 2A को अलग ग्रुप बांट दिया, जिसको एस ब्लॉक यहाँ कहा गया। और 3A से पूरा 7A तक यहाँ P ब्लॉक कहा गया। यह शून्य समूह का खोज अब हो चुका था क्योंकि उस समय नहीं हुआ था, उसके में सिर्फ 8th ग्रुप थे, 9th नहीं है। किसी किसी बुक में 9th दिया रहता है मेंडलीव वाले में, तो गलत है, वो उसके में सिर्फ 8th ही थे। और ये बी वाला जो सेक्शन था 1B 2B मतलब यहाँ पे हम लोग जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वहाँ के तत्वों को इस पे देख सकते हैं बुक से आसानी से। और ये आवर्त सारणी कैसे दिखता है उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, को कैसा दिखता होगा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं बारी बारी से। आवर्त इसमें है 7। पहला आवर्त है उसमें 2 तत्व। पहला आवर्त मतलब ये आवर्त हम किसको बोलते थे, ऐसे लाइनों को, इनको आवर्त बोलते थे। और खड़ी लाइनों को क्या बोल रहे थे, वर्ग। आवर्त मतलब पीरियड हो गया और वर्ग मतलब कॉलम या ग्रुप। ये 1 हो गया और ये 2, टोटल 2 तत्व होते हैं, उसको कहा जाता है अति लघु आवर्त, वेरी शॉर्ट। दूसरे और तीसरे आवर्त की यदि बात करें तो दूसरा और तीसरा आवर्त में 8 तत्व होते हैं, इसलिए इनको शॉर्ट पीरियड अर्थात लघु आवर्त करते हैं। दूसरा और तीसरा मतलब ये दूसरा और ये तीसरा, 2 हो गया, 2 4 2 6 2 8, इसी तरीके से इनको गिनना है। चौथा और पांचवा आवर्त की बात करूं तो चौथा ये वाला और पांचवा ये वाला, इसमें 18 होते हैं। ये मैं खाली डिब्बा छोड़ रखा हूं, हमको सिर्फ अभी 30 तक एटॉमिक नंबर याद करने हैं, और याद करने के लिए आप पूरा याद कर सकते हैं, लेकिन ये एक रिव्यू है आपके लिए कि कैसे हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चौथा में 18 होता है, 15 में भी 18 होता है, मतलब पाँचवा में भी 18 होता है सब। छठवा की यदि बात करूँ तो छठवा में होता है 32 तत्व ये वाले में। अब 32 तत्व कैसे होते हैं उसको देखिए, ये 2 हो गए और इधर पूरा गिनेंगे तो ये हो जाएगा 18। और ये होता है लेंथेनम, जिसको स्टार लगा रखा हूँ, जो तीसरा वर्ग होता है उसी में तीसरे नंबर में लेंथेनम होता है। इसके बाद के जो तत्व होता है 14 तत्व, वो गुण में कुछ अलग होते हैं। इसका लेंथेनम का परमाणु क्रमांक होता है 57, और इसके बाद के जो 14 तत्व होते हैं जैसे सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक, इनको लेंथेनाइड बोलते हैं क्योंकि इनके गुण अलग होते हैं, इसलिए इनको अलग कैटेगरी बना दिया गया है, जो कि मेंडलीव नहीं बना पाए थे। तो उसके में एक कमी था, आधुनिक आवर्त सारणी में प्लस पॉइंट हो गया, मतलब ये नया इनके लिए ग्रुप बना दिया गया। तो ये कंप्लीट ये वाला लाइन का 18 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद का जो हिस्सा है 14, ये तो टोटल हो गया 32 तत्व, मतलब छठवां में आवर्त में 32, इसलिए इसको अति दीर्घ मतलब बहुत बड़ा जो आवर्त होता है वो बोलते हैं। ऊपर वाले को दीर्घ बोलते हैं, दीर्घ मतलब लॉन्ग पीरियड, और इसको वेरी लॉन्ग पीरियड। अपना जो 7th पीरियड है, अपना जो 7th पीरियड है वो क्या है, इसमें भी 32 है, ये हो गया 18 यहाँ से। और एक्टिनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स है, 14 एलिमेंट, चूँकि उनके प्रॉपर्टीज़ अलग होते हैं तो उनसे ये बाकी से इस वजह से उनको अलग ग्रुप दिया गया है, इसको बोलते हैं एक्टिनाइड्स। और ये 14 तत्व, तो इस लाइन के पूरे 18 यहाँ तक, और ये वाले 14, तो टोटल इसमें 32 है, अर्थात ये भी कंप्लीट है। इसको भी अति दीर्घ आवर्त अर्थात वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। तो ये तो था आवर्त, इसमें 7 आवर्त, इसको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। तो ये याद रखना है कि किस पीरियड्स में कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं। अब यदि हम वर्ग की बात करें, ग्रुप की बात, जिसको कॉलम भी बोलते थे, तो इसमें काय थे। अब यदि ग्रुप अर्थात कॉलम की बात करें या फिर जिसको वर्ग बोलते हैं, ये 18th ग्रुप हुआ करते थे मतलब अब यदि ग्रुप की बात करें तो इसमें 18 ग्रुप होते हैं। इसमें मोसले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें, इसके पहले हमने किसका मेंडलीव का पढ़ रखा था, उसमें 8 ग्रुप होते थे। तो वो और कैसे होते थे वो मैं पहले बता चुका कि उसका जो 8 ग्रुप था वो पहले के साथ ए बी में बांटे हुए थे, तो वो इस तरीके से इनको बांटा गया था। ये देखिए 1A 2A, तो 1A 2A मतलब वो जो पहला और दूसरा जो वहाँ उनका ग्रुप था उसमें जो ए सेक्शन ए और बी बटा हुआ था वहाँ का ए है, और उसी प्रकार बी इस तरीके से 3B 4B 5B 6B 7B 8th वाला जो 3 का सेट था वो ये वाला है। 1B 2B यहाँ पे है 11वां 12वां नंबर का, और 3A से पूरा 7A तक, ये 17 मतलब 13 से 17 तक, और ये 0 समूह जो कि बाद में खोज के जोड़ दिया गया। यदि वर्ग की बात करें तो 18वें वर्ग में देखिए वर्ग
पहला और दूसरा जो होता है 1A और जिसको 2A भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। और तीसरा से 12वां मतलब ये 3 से पूरा 12 तक इनको बोलते हैं डी ब्लॉक। 13 से 18वें तक इनको बोला जाता है पी ब्लॉक। जो 18वां होता है इसको इनर्ट गैस का समूह भी बोलते हैं, शून्य समूह या फिर अक्रिय गैस भी कहा जाता है। मतलब इस आता पी ब्लॉक में है, लेकिन इसके स्पेशल गुण होने के कारण, विशेष गुण होने के कारण इनको शून्य समूह या इनर्ट गैस समूह भी बोल देते हैं। अब देखिए एफ ब्लॉक कौन सा है। एफ ब्लॉक ये है, ये यहीं से लिए गए हैं। देखिए 3B वाले पोर्शन से लेंथेनम और एक्टिनियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनके गुण अलग थे इसलिए एफ ब्लॉक में रखे गए हैं। और इनका हम रीज़न बाद में पढ़ेंगे क्यों रखे गए हैं। देखिए वर्ग, इसको लेंथेनेट बोलते हैं। वर्ग 3 के बाद ये सीरियम से ल्यूटीशियम 71 तक आता है, सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71। और उसी प्रकार थोरियम 90 से लारेंशियम 103। थोरियम 90 मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक, मैं शुरू और लास्ट का लिख रखा हूँ क्योंकि वही इंपॉर्टेंट हो, वही याद करने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं एक्टिनाइट्स, क्योंकि एक्टिनियम के बाद के हैं। तो ये 14 तत्व और ये 14 तत्व ये आते हैं हमारे एफ ब्लॉक में। अब देखते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें गुण क्या थे और उसके दोष क्या हैं। अब देख रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी अर्थात मोसले का जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल था उसके उपलब्धि क्या थी, उसके गुण क्या थे और उसमें दोष भी क्या है अर्थात कमी क्या थे। देखिए इसकी उपलब्धि ये है कि इसमें प्रत्येक ग्रुप को स्वतंत्र रखा गया है, अर्थात जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हर एक ग्रुप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से बांट दिए गए हैं। मेडलिप के जैसा नहीं है, मेडलिप एक ही ग्रुप में 2 अलग अलग अर्थात सब ग्रुप बांट रखे थे, तो ऐसा दिक्कत इसमें नहीं है। मतलब हर एक ग्रुप का अपना अलग प्रॉपर्टीज़ है और उसमें अलग अलग तत्व आते हैं। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा मेडलिप क्या है, समस्थानिक जिसको आइसोटॉप बोलते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उन चीज़ों और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं अर्थात अलग होते हैं। मतलब परमाणु द्रव्यमान अलग और परमाणु क्रमांक समान है, उनको बोलते हैं आइसोटॉप। तो उनके लिए वो स्थान सुनिश्चित नहीं कर पाए थे। मोसले के में ये स्थान निश्चित हो गया। कैसे निश्चित हुआ, क्योंकि मोसले ने एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रख दिया। अब चूंकि मान लो हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, अब इसके 3 समस्थानिक होते हैं, एक हो गया, दूसरा हो गया, ये हो गया, तीसरा, अर्थात 3 आइसोटॉप होते हैं। चूंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो ये तीनों आइसोटॉप को हम लोग इसी परमाणु क्रमांक 1 में रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक पे बेस्ड है और इस कारण जो समस्थानिक होते हैं उनके भी परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान अलग होते हैं। तो इस समस्थानिकों को रखने का समस्या किसमें, मोसले का था। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें इसका हल हो गया कि ये सबको हम लोग इसी एक ही जगह पे रख सकते हैं। इसी प्रकार और भी अलग अलग समस्थानिक हैं, जैसे कार्बन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, तो उनको भी जहाँ पे जो तत्वों के समस्थानिक है उनको उन्हीं के साथ रखा जाना संभव हो गया। तो ये दूसरा इसका उपलब्धि या गुण था। तीसरा, इसने गुणों के आधार पर एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में बांट रखा था, अर्थात जिनके इलेक्ट्रॉन आखिर में एस कक्षक में जाते थे उनको एस ब्लॉक में बांट दिया गया, जिनके पी में जाते थे उनको पी में, जिनके इलेक्ट्रॉन डी में जाते थे अंतिम इलेक्ट्रॉन उनको डी में, और जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाते थे उनको एफ ब्लॉक के तत्वों में। इस तरीके से इनको अलग अलग बांट दिया गया। इसके पहले मैं थोड़ा बताया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कैसे बना है, उस टेबल फॉर्म में बना था, उसको आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। उसमें 1A और 2A है, उसी को पहला और दूसरा वर्ग कहते हैं और वही एस ब्लॉक है। तो उसी प्रकार टोटल 4 ब्लॉक में बांटा गया है। चौथा, लेंथेनेट और एक्टिनेट तत्वों को अलग से जगह दिया गया। लेंथेनेट और एक्टिनेट चूँकि इनके गुण अलग होते थे, इनको एफ ब्लॉक बना के आधुनिक आवर्त सारणी के नीचे में ऐसा 14 का तत्व रखा गया है। एक्टिनियम के बाद के जो 14 तत्व हैं उसको एक्टिनेट और लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को लेंथेनेट। इस तरीके से 14 तत्वों का 2 समूह नीचे रख दिया गया है। चूँकि उनके गुण अलग हैं इसलिए आवर्त सारणी से अलग ही नीचे एक टेबल बना दिया गया है। तो ये इसका उपलब्धि रहा। याद करना सरल। अब याद करना सरल क्यों हुआ, क्योंकि सब एटॉमिक नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस क्रम से हैं और टोटल 118 तत्व हैं। अभी वर्तमान में जितने आवर्त सारणी में जगह थे सारे जगह फुल कर लिए गए हैं और टोटल 118 तत्व हैं और सारे आवर्त कंप्लीट है हमारे, मतलब जो 7 आवर्त होते हैं वो सब के सब। तो इस तरीके से इसका ये मतलब बोल सकते हैं उपलब्धि था या फिर इनका लाभ था। अब कमी या दोष को देखें हम, मतलब इसमें कमी क्या है, तो इसमें अभी भी कमी बना हुआ है कि हाइड्रोजन का स्थान अभी भी निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन के चूंकि अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए परमाणु क्रमांक 1 इसलिए 1s1 ये में आता है, इसलिए एस ब्लॉक में रख दिया गया पहले में, जिसको 1A बोलते हैं मेडलिप के हिसाब से, और वही वर्ग 1 है, और 7A मेडलिप के हिसाब से बोलते हैं, और अभी में वो आधुनिक आवर्त सारणी में कितना है 17वां वर्ग है। तो इन दोनों जगह इसको रखा जा सकता है, लेकिन चूंकि ये एस में आता है इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इसको पहला वर्ग में रख दिया गया है, तो ये इसका कमी है। दूसरा कमी ये बोल सकते हैं
कि यदि निकालें तो लेंथेनाइड और रेक्टेनाइड को अलग ना रखने के बजाय उस आवर्त सारणी में ही रखा जाना चाहिए था, क्योंकि अलग रख दिया गया है उसको गुण के आधार पे, तो वो उस आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है ऐसा प्रतीत होता है एक प्रकार से, क्योंकि उसको एक अलग से इस तरीके से काट के बना दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप जो कमी था और जो इसका लाभ था, अर्थात इससे हमको क्या चीज़ फ़ायदा मिला और कमी क्या बना हुआ है, ये आपको आधुनिक आवर्त सारणी अर्थात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का समझ में आ गया होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इसके दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे SPDF इन ब्लॉक के बारे में, और ग्रुप और पीरियड्स कोई भी अगर क्वेश्चन देता है तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे इन सब तरीक़ों को, और 100 से ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो सारे तरीके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।